शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आमतौर पर ये शो हम हमेशा अपने स्टूडियो से करते हैं, लेकिन आज मैं मौजूद हूं नोएडा के सेक्टर 150 में, जहां एक जवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिस्टम की लापरवाही का शिकार होता है और अपने पिता के सामने डूबकर मर जाता है। ये वही सड़क है जिस सड़क से युवराज मेहता उस दिन अपने घर की ओर जा रहे थे। सोचिए, यहाँ से उनका घर केवल 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन युवराज अपने घर नहीं पहुंच सके। ये वही रास्ता है जहां से युवराज की गाड़ी आ रही थी और यहां से सीधे आज जो आप ये चेतावनी बोर्ड्स और बैरिकेड्स देख रहे हैं, अगर ये समय रहते लगा दिए जाते तो आज युवराज मेहता जिंदा होते, हम सभी के बीच होते। सवाल यही है कि क्या किसी की जिम्मेदारी तय होगी या एक और जान सिस्टम की फाइलों में दफन हो जाएगी। घना कोहरा तो कुदरत की देन था, लेकिन खुला बेसमेंट, बिना सुरक्षा इंतजाम, ये पूरी तरह सिस्टम की नाकामी है। युवराज 2 घंटे तक जिंदगी की जंग लड़ता रहा और व्यवस्था सोती रही। अब लगातार यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, कार्रवाई की मांग हो रही है, लेकिन क्या सिर्फ अब अफसोस करना होगा या ये देखना होगा कि किस तरह से जिम्मेदार लोगों पर ठोस कार्रवाई की जाती है। आइए करीब से मैं मेरे कैमरा पर्सन अशोक से कहूंगी कि आपको ये पूरा घटना स्थल दिखाए, कहां से युवराज मेहता अपनी कार लेकर आ रहे थे और ये वही बेसमेंट है जो पानी से भरा हुआ है। 30 फीट गहरा यहाँ पर पानी बताया जा रहा है और ये जो आप दीवार देख रहे हैं यहाँ पर, अशोक आप करीब से दिखाइए, ये यहाँ पर अभी डिसमेंटल दीवार आपको जो नजर आ रही है, इसी को तोड़ते हुए युवराज मेहता की ग्रैंड विटारा कार यहाँ से सीधे पानी में गुजरी। यहाँ पर भी पहुंचने के बाद युवराज मेहता ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पिता को फोन किया और बताया कि मैं ऐसी परिस्थिति में फंस गया हूं पापा, मेरे लिए आप मदद पहुंचाइए। पिता ने यहां पर पहुंचकर पुलिस को बुलाया। बताया जा रहा है कि 20 से 25 मिनट के अंदर पुलिस यहां पर पहुंच गई थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को यहां पर पहुंचाया गया, लेकिन विडंबना देखिए, यहां पर तमाम टीमें मौजूद थी, लेकिन उसके बाद भी युवराज की जिंदगी को बचाया नहीं जा सका। युवराज ने अपने फोन की टॉर्च को ऑन किया और यहां पर जब उनकी कार डूबने वाली थी, छत पर वो कार के बैठे रहे, टॉर्च के सहारे ये बताने की कोशिश करते रहे कि वो कहां पर मौजूद हैं, किस तरह से उन्हें लोकेट किया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं की, किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं निभाया। यहां से 500 मीटर की दूरी पर टाटा सोसाइटी में उनका घर है। इस इलाके को अगर आप देखेंगे, सेक्टर 150 नोएडा का, जहां पर बड़ी बड़ी इमारतें आपको यहां नजर आ रही हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स यहां पर बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज बनाते हैं। ये दावे करते हैं कि लग्जरी 5 स्टार फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, लेकिन इन्हीं हाई राइज बिल्डिंग्स के सामने इस तरह के हादसे हो जाते हैं। एक शख्स की मौत हो जाती है। 27 साल का युवा इंजीनियर यहां पर डूब कर मर जाता है अपने पिता के सामने, पुलिस के सामने, और यहां पर जो मौजूद राहत बचाव की टीमें थी, फायर ब्रिगेड की टीम के सामने यहां पर युवराज अपनी जिंदगी की जंग हार जाता है। एक बार फिर से अशोक को मैं कहूंगी कि ये रास्ता आपको दिखाएं। ये जो आज आप यहां पर बैरिकेड्स लगे देख रहे हैं, ये बैरिकेड्स अगर उस रात को होते तो शायद युवराज जिंदा बच जाता। लेकिन आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि आज से कुछ ही दिन पहले बताया जा रहा है, यहाँ पर आसपास लोकल लोगों से हमने बातचीत की है, कि ये पहला हादसा नहीं है। इसके पहले भी इस रास्ते पर इस तरह के हादसे हो चुके हैं। 31 दिसंबर की रात यहाँ पर एक ट्रक इसी तरह के हादसे की चपेट में आया था। वो ट्रक भी इसी तरह से यहाँ पानी में चला गया था और उस दौरान भी उस ट्रक ड्राइवर को बड़ी मुश्किल से यहाँ पर काम करने वाले एक डिलीवरी बॉय ने बचाया था। उस हादसे के बाद भी सबक नहीं लिया गया। अगर उस हादसे के बाद भी यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए जाते, जो जरूरी कदम थे वो उठा लिए जाते, तो युवराज की जिंदगी बच सकती थी। आइए हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए, एआई के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। दरअसल इस रास्ते से युवराज गुजर रहे थे। घना कोहरा था, ठंड का मौसम है और इसी दौरान जब विजिबिलिटी करीब 0 के थी, यहाँ से जब उन्हें टर्न लेना था वो टर्न नहीं ले पाए और उनको जब सामने रास्ता समझ में नहीं आया तो इस दीवार को तोड़ते हुए उनकी गाड़ी यहाँ पानी में गिर गई। और ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इलाका आप देखिए, आसपास हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। बताया जा रहा है कि जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर एक मॉल का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसके बेसमेंट की तैयारी हो चुकी थी। पानी यहाँ पर भर गया, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली, किसी ने इस बात की परवाह नहीं की कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है, इस तरह के हादसे हो सकते हैं। सिस्टम आज जागा है। जब युवराज की जिंदगी चली गई है, तब सिस्टम की आंखें खुली हैं और यहाँ पर इस पूरे इलाके को, अब यहाँ पर रास्ते को बंद कर दिया गया है। तो ये एआई के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे।
प्रशासन की बड़ी लापरवाही का ये सबूत है। एक शख्स 80 मिनट तक अपनी जिंदगी के लिए जूझता रहा। पास में ही बचाव की टीमें भी मौजूद थी, लेकिन फिर भी कोई पानी में उतरकर युवराज की जान नहीं बचा सका। भीड़ में एक इंसान, युवराज के पिता भी थे, जो बस बेबस खड़े अपने जिगर के टुकड़े को डूबता देखते रहे। आखिर उनको भरोसा था कि फायर ब्रिगेड, पुलिस की टीम या एसडीआरएफ कर्मी कोई तो उनके बच्चे को बचा ही लेगा, लेकिन किसी ने मानो कोशिश ही नहीं की। आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना दिल को झकझोर देने वाला, दिल को तोड़ देने वाला ये हादसा है कि कैसे प्रशासन की लापरवाही की वजह से हमेशा के लिए एक परिवार उजड़ गया। माता पिता के बुढ़ापे का सहारा उनसे छीन लिया गया। जो करोड़ों लाखों सपने तुषार अपने भविष्य के लिए देख रहा था, वो सब धरे के धरे रह गए। वो सभी सपने टूट गए। एक परिवार पूरी तरह से बिखर गया है। और आपको ये लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पर मैं मौजूद हूं और हम आपको दिखा रहे हैं कि इस पूरी घटना पर एनडीटीवी ने एनडीआरएफ के पूर्व डीआईजी नवीन भटनागर से भी बात की है। उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर और कैसे ये पूरा हादसा हुआ, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे कार नोएडा के सेक्टर 150 की एक सड़क पर चल रही थी, गाड़ी युवराज चला रहा था, सड़क पर काफी कोहरा। उसका वर्ड ये था कि पापा बचा लो, मैं डूब रहा हूँ। अब ये धीरे धीरे गाड़ी डूब रही है, ऐसा वो बोल रहा था। और मैं इधर से उधर दौड़ रहा था पागलों की तरह, कोई उपाय नहीं लग रहा था। लगभग 2 घंटे तक वो जीवन से जूझता रहा बचने के लिए। सच्चाई बताऊं, फायर ब्रिगेड वालों ने ही डुबाया है। 100% लड़का की मौत का कारण सरकारी महकमा है। पापा मुझे बचा लो, मैं डूब रहा हूँ। 80 मिनट तक चिल्लाता रहा इंजीनियर। सिस्टम देखता रहा, वो डूबता रहा। निकम्मा सिस्टम और एक बेबस पिता। आंखों के सामने डूब गया युवराज। ग्रेटर नोएडा में हुए इस दर्दनाक हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। एक पिता के सामने उनके बेटे की मौत हो गई। बेटा 2 घंटे तक बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा। अंधेरे में फोन की टॉर्च से अपनी लोकेशन भी बताता रहा, लेकिन फिर भी कोई बचाने नहीं गया। कहने को पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां मौजूद थी, लेकिन कोई पानी में उतरने को राजी नहीं था। सब बस बहानेबाजी कर रहे थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, वहां मौजूद शख्स ने एनडीटीवी को उस भयानक रात का सच बताया। जी, उस दिन 16 तारीख की रात की बात है। धुंध बहुत ज्यादा थी। धुंध के कारण गाड़ी सीधा मोड़ से सीधा मुड़ने की जगह वो सीधा दाग गया नाले में। ठीक है जी। दागने के बाद लड़के ने अपने पिताजी के पास भी कॉल की कि पापा मैं नाले में गिर चुका हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहूँ, लेकिन मुझे बचा लो आके। पिताजी आए थे। फिर पिताजी ना के यहाँ पे पुलिस वगैरह पे कॉल की, पुलिस भी टाइम पे आ गई थी। ठीक है जी। पुलिस के 20 मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड वाले आ गए थे, जो कि उनके पास सुविधा थी, सारी बचाने की सुविधा थी। लड़का, सच्चाई बताऊं, फायर ब्रिगेड वालों ने ही डुबाया है। 100% लड़का की मौत का कारण सरकारी महकमा है, जो सच्चाई बताऊं। जब कोई पानी में उतरने को राजी नहीं हुआ तो अंत में यही डिलीवरी बॉय पानी में उतरा और युवराज को बचाने की कोशिश की। उसने बताया कि फायर ब्रिगेड ने कुछ किया होता तो आज वो लड़का जिंदा होता। ये 100% सच्चाई है। फायर ब्रिगेड वालों के पास पूरी सेफ्टी थी, सब चीज थी। अब एक चीज बताओ, फायर ब्रिगेड वाले जो उसमें भर्ती हुए, वे किस लिए भर्ती हुए? आपदा कोई आए उसी के लिए, जो परेशानी है उसके लिए। और वो ठंडे पानी से डर के किस बात के हैं वो? उस पिता पर क्या बीत रही होगी जिसके सामने उसका बेटा डूबकर मर गया। उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता। पानी में गिरने के बाद युवराज ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की। वो गाड़ी की छत पर आकर लेट गया और वहां से अपने पिता को फोन किया। पिता ने पुलिसकर्मी को जानकारी दी और दमकल कर्मी मौके पर आए। युवराज फ्लैशलाइट जलाकर बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा, लेकिन न पुलिस न दमकल कर्मी उसे बचा पाए। उसके पिता सबसे गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाया। किसी भी गार्जियन के लिए इस तरीके के दर्द से गुजरना, आपका बेटा आपके सामने उस गाड़ी के छत पर खड़े होकर मदद की मांग कर रहे थे, सब कुछ थे, पूरी टीमें वहाँ पर लगी हुई थी, बहुत सारे लोग थे जो बचाने के लिए वहाँ पर आने की कोशिश कर रहे थे। तो किस तरीके से जो ये पूरा घटना है वो अनफोल्ड हुआ है? वो तो लास्ट में उसका वर्ड ये था कि पापा बचा लो, मैं डूब रहा हूँ। अब ये धीरे धीरे गाड़ी डूब रही है, ऐसा वो बोल रहा था। और मैं इधर से उधर दौड़ रहा था पागलों की तरह, कोई उपाय नहीं लग रहा था। जो टीम वहाँ अवेलेबल भी थी, अथॉरिटी की टीम थी, तो वो कुछ कर ही नहीं रही थी। रस्सी फेंकने के अलावा उनके पास कुछ था नहीं साधन।
न उनके पास स्विमर था, डाइवर था, और न बोट था ताकि वो बोट से उस तक पहुंच सके, उसको रिकवर कर सके। युवराज ने अपने फोन की फ्लैश लाइट जला ली थी। गाड़ी की छत पर खड़े होकर वो मदद मांग रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद भी गुहार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। लोग तो खड़े थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा था। हमने बोला कि बेटा तुम कहाँ हो, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, तो उसने ऑन कर लिया था मोबाइल का टॉर्च, तो उससे पता चला था कि वो कहाँ पे है। सर पूरे घटना की टाइमलाइन क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक वो फंसे हुए थे और कब जाकर उन्होंने फाइनली जो है उसने स्ट्रगल स्टार्ट किया 12 बजे से अपने लाइफ के लिए, खुद स्ट्रगल किया और लगभग 2 घंटे तक वो जीवन से जूझता रहा बचने के लिए। इस पूरे केस में नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बिल्डर के खिलाफ गड्ढे को खुला छोड़ने के मामले में ये एफआईआर दर्ज हुई है। ये हादसा नोएडा के सेक्टर 150 में बेसमेंट के पानी में कार गिरने से हुआ था। पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर युवराज की मौत हुई। ये सामने आपको जो पूरा खुला एरिया आपको ये दिख रहा है, ये वही जगह है जहां पर युवराज की जो है गाड़ी जो है डूब गई थी और उसकी जो है दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। और मौत के बाद जो है अब तमाम तरह के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे। आप देखिए कि पानी का स्तर कितना है, और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने जो बताया उसके मुताबिक ये जो पूरा एरिया है, आप चारों तरफ देखेंगे, चारों तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी मिलेगा। ये कंस्ट्रक्शन साइट है बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये जो गहरा है वो कम से कम 50 से 60 फुट गहरा है। आप अगर हमारे सहयोगी अगर रौनक तस्वीर दिखा पाएँ तो आप देखिए कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे इंतज़ाम किए जा रहे हैं कि अभी भी सब कुछ कागजी तौर पे दिखाई देता है। खाना पूर्ति करने की कोशिश है, कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्रोटेक्शन लगाने का प्रयास नहीं किया गया है। ना आपको रिफ्लेक्टर कि जिसको लेकर बार बार यहाँ के स्थानीय लोग आरोप लगा रहे थे, वो देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको 7 से 8 बैरिकेड्स दिखाई देंगे। इंजीनियर युवराज के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। कल देर शाम यूरेका पार्क सोसाइटी से स्पॉट तक स्थानीय लोगों ने मार्च निकाला। हम इस शहर में रहने के बाद भी 2.5 घंटे तक एक लड़के को नहीं जगा पाए, एक लड़के को नहीं बचा पाए। वो जिंदगी मौत से लड़ता रहा, 2 घंटे तक अपने फ्लैश लाइट को जलाता रहा, दिखाता रहा कि मैं यहाँ हूँ, उसके बाद भी हम उसे नहीं बचा पाए। मुझे लगता है कि अब एक बार ऐसा हो जाने के बाद तो हमें इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमारा सिस्टम इतना मजबूत बन जाए कि ये दोबारा ना हो। युवराज के पिता का कहना है कि युवराज बहुत अच्छा था, वो कभी तेज रफ्तार से गाड़ी नहीं चलाता था। उसके आखिरी शब्द थे, पापा प्लीज बचा लो। इस घटना के बाद प्रशासन अब वहां बैरिकेडिंग कर रहा है, लेकिन अगर यही काम पहले ही हो गया होता तो शायद युवराज आज हमारे बीच होता। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो सोचिए उस पिता पर क्या बीत रही होगी जिसके बेटे के अंतिम शब्द उनको ये थे कि पापा मुझे बचा लीजिए। अपने बेटे को बचा नहीं सके। वहाँ पर राहत की जो टीमें हैं वो मौजूद थी, पुलिस की टीमें मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर पानी में जाकर युवराज को समय रहते बचाने की कोशिश नहीं की। अगर सड़क पर बैरिकेडिंग होती, अगर चेतावनी बोर्ड लगे होते, अगर रेस्क्यू वक्त पर होता, तो क्या आज एक पिता को अपने बेटे की अर्थी उठानी पड़ती। जिस तरह के दुख से परिवार गुजर रहा है। लेकिन मैं आपको इस इलाके के बारे में कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। अशोक, सेक्टर 150 में इस वक्त हम मौजूद हैं। नॉलेज पार्क क्षेत्र इसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर लाइटिंग आप देखिए, अभी अंधेरा होने ही वाला है। यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइट्स भी नहीं है और यहाँ पर सिक्योरिटी मेजर्स भी कुछ खास नजर नहीं आ रहे हैं। टर्न्स पर सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए और यहाँ पर कुछ लोग भी अब इकट्ठा हो गए हैं क्योंकि हर कोई यहाँ पर इसी खबर के बारे में सुनकर पहुंच रहा है। आप लोग यहीं रहते हैं आसपास? काम पे आते हैं दूर से। इस हादसे के बारे में आपने सुना? क्या हुआ युवराज नाम के शख्स के साथ? दीदी हमको तो मालूम नहीं, हम तो 8 साढ़े 8 बजे आए थे तो यहाँ पे भीड़ भाड़ थी। नुके ऐसे ऐसे गाड़ी गिर गई, इसमें लड़का खत्म हो गया। पर सर्दी के वक्त यहाँ पर बहुत कोहरा हो जाता होगा। 8 बजे भी नहीं दिख रहा था कोहरे में जब हम आए थे। और जब अंधेरा हो जाता है, कोहरा भी होता है, तो यहाँ से आने जाने में परेशानी होती है। वो तो कोई डिलीवरी वो था जो आया तो उन्होंने देखा भी, रुके भी उन्होंने। आप लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है अंधेरे में, सर्दी के वक्त कोहरा हो तो देखने में दिक्कत आती है? और दिक्कत तो रहती है ही, ऑटो वाले को बहुत दिक्कत रहती है। रोशनी है यहाँ पर? पर्याप्त रोशनी है रात के हिसाब से? हम तो रोशनी नहीं है।
इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटियां यहाँ पर बनी हुई है, इतने बड़े बड़े बिल्डर यहाँ पर काम कर रहे हैं, अब लाइटों के लिए क्या बोलते नहीं है यहाँ के रेजिडेंट्स की लाइटें लगवाइए, इस तरह की असुविधा हो रही है? मैम जो है प्रशासन की जब मतलब ढील होती है तो कहाँ तक बोले। अब बताओ एक हादसा हो गया अभी 10 दिन पहले, ट्रक गिर गया इसमें, गिरा था इसमें, इसी से टूटा था ये दीवार जो है टूटी थी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बैरियल भी अब लगाए हैं इस हादसे के बाद। क्या लोग शिकायत कर रहे थे? क्या बताया जा रहा था प्रशासन को कि ये दिक्कतें हैं यहाँ? बताया जा रहा था मैडम, पर कार्रवाई प्रशासन ने करी नहीं इसमें। जो उस शख्स युवराज के साथ हुआ वो बताया जाता है कि यहाँ से टाटा सोसाइटी कुछ ही दूरी पर रहता था, तो सोचिए इतनी कम दूरी पर घर बचा था लेकिन वो अपने घर नहीं पहुँच पाया। बहुत दर्दनाक ये हादसा है। यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं उस हादसे के बाद, क्या मांगे हैं यहाँ के लोगों की? मैं मांगे यही है कि यहाँ जो है पानी वानी खाली कर दिया जाए, इसको बंद कराया जाए, यहाँ बैरिकेड सही तरीके से दीवार की सुविधा हो, लाइट की सुविधा हो, ताकि आने वाले को बिल्कुल। और यहाँ पर फॉर्मर डीआईजी एनडीआरएफ के भी मौजूद हैं, मेरे सहयोगी अखिल भी यहाँ पर मौजूद हैं। अखिल, आप भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे, आपने यहाँ पर कवरेज किया, क्या यहाँ पर लोगों को परेशानी आ रही है? क्योंकि हम भी यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर उस तरह से पर्याप्त सुविधाएं नहीं है जो एक्सपेक्ट किया जाता है आज के समय। अगर आप देखें तो ये जो नेग्लिजेंस है वो कई लेवल पर हुआ है, कई स्तरों पे हुआ है। उसकी बड़ी वजह ये है कि ये पहला इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि दिसंबर के महीने में एक सिमिलर तरीके की जो घटना है वो यहाँ पर घटती है। ये जो बैरिकेडिंग आज हम देख रहे हैं वो आज की गई है, इससे पहले बैरिकेडिंग नहीं थी। उसी की वजह से हमने देखा कि युवराज को जो है अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे ठीक अगर आगे आप देखिए जो पैरेलली एक नाला यहाँ पे जा रहा है कुछ महीनों पहले, तो ये तीसरी ऐसी बड़ी घटना है जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अगर आप इस वक्त देखें तो लगातार जो है हम इस जगह पर से इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है वो कई स्तरों पर चल रहा है। उसमें हमने जानने की कोशिश की, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, नोएडा अथॉरिटीज है, उनसे भी समझने की कोशिश की। लेकिन अगर आप देखें तो हमने बड़ी बड़ी स्टोरीज कवर की है, जैसे सिलकारा टनल वाली स्टोरी हमने कवर की, उसमें भी हमने देखा कि हमारी जो एजेंसियां हैं वो कितनी सक्सेसफुल है। लेकिन ये एक अर्बन लोकेलिटी के अंदर अगर आप देखें तो सेक्टर 150 का जो इलाका है ये वन ऑफ द पॉश लोकेलिटीज में से गिना जाता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी जो सोसाइटीज हैं, पॉश भी हैं, करोड़ों के घर हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। फॉर्मर डीआईजी एनडीआरएफ नवीन भटनागर जी हमारे साथ हैं। नवीन जी, जितना इस हादसे के बारे में पढ़ रहे हैं, करीब से देख रहे हैं, जान रहे हैं, जहन में उतने ही सवाल आ रहे हैं कि ये पॉसिबल कैसे है? पुलिस के सामने, फायर ब्रिगेड की टीम के सामने एक लड़का जिंदगी से जंग हार जाता है। नहीं, ये तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ये इस पे स्टर्न एक्शन होना चाहिए फायर वालों पे। वो बचा सकते थे 101%। भाई जब आपके पास लाइफ जैकेट है तो डूब तो आप सकते नहीं, अगले को जाके रेस्क्यू तैर के भी जा सकते थे, रस्सी को बांध के भी जा सकते थे। आप क्यों नहीं बचाया, क्यों नहीं? तो ये तो नेग्लिजेंस फायर के ऊपर सीधा केस लगना चाहिए, क्रिमिनल केस फायर वालों के ऊपर। और उनकी तो ड्यूटी यही है, बचाना नहीं है। नाकारा स्टाफ है यहाँ पे। सिर्फ आग बुझाना नहीं बल्कि जिंदगी बचाना भी फायर ब्रिगेड की टीम की जिम्मेदारी होती है। क्या एक रस्सी तक फेंकना संभव नहीं था? अगर आपसे मैं पूछूं, अगर हमें युवराज को बचाना हो ऐसी सिचुएशन में तो पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम ये था कि सबसे पहले अपने लाइफ जैकेट्स बांध के और उनको जल्दी से जल्दी पानी के अंदर जाना चाहिए था, रस्सी बांध लेनी चाहिए थी, जाके स्पॉट पे चले जाते, जाके उसका हाथ पे। अब वो लड़का एक गया ना, एक सिविलियन था, वो गया, लेकिन वो जब तक वो आगे जाके इतना गहरी जगह है जहाँ पर गाड़ी डूबी है उसके अंदर वो लड़का नीचे चला गया है। फिर बाद में जब एनडीआरएफ आई तो एनडीआरएफ ने उतर के ढूंढा उसको और उसको लेके उसकी बॉडी को हॉस्पिटल गए। लेकिन जब तक ये बुरी खबर आ चुकी थी, तो कहने का मतलब है अगर उसी टाइम फायर वाले ये एक्शन कर लेते। फायर ब्रिगेड की टीम जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, उपकरण दिए जाते हैं, उनसे ज्यादा जाबाजी एक सिविलियन ने दिखाई जो शायद उस तरह की परिस्थिति में कैसे क्या करना है उसके लिए ट्रेन भी नहीं था। तो क्या यहाँ पर आपको मंशा की कमी लगती है? क्या वो इंटेंट ही नहीं था बचाने के लिए? और ऐसी लापरवाही फायर ब्रिगेड की टीम कैसे करती? बिल्कुल ये फायर वाले टोटल नेग्लिजेंट हैं। अगर मेरी बात चीफ सेक्रेटरी या कोई सुन रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा इमीडिएटली उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर देना चाहिए। नाकारा व्यक्तियों को ये नोएडा में क्यों रखा हुआ है आप लोगों ने? जब पुलिस की टीम वहाँ पर क्या कर सकती है? पुलिस का तो काम है रोड सेफ्टी का, तो उनको ये सेफ्टी के जो बैरियर्स है और बोर्ड है ये लगवा देने चाहिए थे। और इसके अलावा फॉग लैंप लगा देने चाहिए थे। क्यों नहीं लगवाए फॉग लैंप? क्या बहुत महंगे आते हैं क्या? क्यों नहीं रेडियम पेंट से आपने यहाँ पर डिमार्केशन किया?
जबकि यहाँ इतनी जगह है। मैं मतलब कोई एक अंधा भी यहाँ बुला लीजिए, गाड़ी लेके आए, वो भी सेफली निकल जाएगा, ऐसा एक्सीडेंट नहीं होगा। बिल्कुल, दिल को तो ये झकझोरती है, लेकिन ये खबर देखकर, यहाँ की परिस्थितियां देखकर गुस्सा भी आ रहा है कि आखिर ऐसी लापरवाही कैसे हो सकती है। एक बड़ा जो नेग्लिजेंस है उसका एक बड़ा उदाहरण ये हो सकता है कि अगर जरा हम थोड़ा आगे की तरफ मूव करें, कैमरे को अपने पैन करें, आगे आइए, तस्वीरें देखिए आप। 2 दिन बीत चुके हैं, 2 दिन बीत चुके हैं इस घटना के हुए, अभी तक गाड़ी जो है वो वहां पे है, अभी तक गाड़ी नहीं निकाली गई है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो आप समझ सकते हैं इसके सिविक एपैथी जो है उसका एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है जिसके सर गाड़ी क्यों नहीं अभी तक निकाली गई है, इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकती है हमारी टीम? हुई है तो इसके लिए अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि ये क्रिमिनल केस हुआ है, तो इसलिए एज ए विटनेस, एज ए टोकन ऑफ एविडेंस इसको अभी रखा गया है, ताकि है ना ये जब इंक्वायरी होगी उसके अंदर यहाँ से डिस्टेंस नापा जाएगा, ये देखा जाएगा कि जो कितना गाड़ी ने जंप लिया है और गाड़ी की स्पीड क्या रही होगी, उसके बाद वहाँ पर कितना गहरा गड्ढा है, वो सारी चीज़ें उस पर आती है, एविडेंसेस कहलाते हैं, तो ये बाद में निकाली जाएगी, पहले ये इंक्वायरी होके तब होगा। लेकिन आपको लगता है कि क्या ये संभव था कि उनके पास लाइफ जैकेट्स थी नहीं, उपकरण की कमी थी, या तैयारी की कमी थी, या करना नहीं चाहते थे, इरादा नहीं था? करना नहीं चाहते थे। वो जो जहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे रात को, उन सब ने बताया कि उनके पास लाइफ जैकेट भी थी, बोट भी थी, ये हाँ बोट भी थी, लाइफ जैकेट थी और ड्रैगन लाइट्स थी, अंधेरा का मतलब इन्हें टॉर्चेस थी और BA सेट थे। सबसे बड़ी बात, आप BA सेट मुझे पहना दो, आप समुद्र में मुझे को उतार दो, मैं वहाँ पर अंदर जाके घुस के देख के निकल के आऊंगा लाइफ जैकेट। ठंडा पानी है, सरिया है, इस तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। ये तो गलत बात है। और दूसरा क्या है कि हम लोग को तनख्वाह इसी बात की मिलती है, हमें अपनी लाइफ नहीं देखनी होती, हमें दूसरे की लाइफ बचाना होता है, यही हमें ट्रेनिंग दी जाती है। ये नहीं दी जाती, अगर ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि घर में बैठ के आप AC की हवा खाओ, आपको ऐसा नहीं जाना है, तो फायदा ही नहीं है। डिपार्टमेंट फायर हो या NDRF हो, ये रखने का कोई मतलब ही नहीं होता। रूह कांप जाती है ये सोचते हुए भी कि युवराज यहाँ पर अपनी गाड़ी की छत पर टॉर्च के जरिए बताने की कोशिश कर रहे थे, मदद मांग रहे थे, मैं कहाँ हूँ, और अपने पिता के सामने, इतने सारे लोगों के सामने उनकी मौत हो जाती है। इसे कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? इसको नहीं एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। ना तो युवराज की क्या सिचुएशन रही होगी, उसके फादर की क्या रही होगी, और पब्लिक की सिंपैथी भी थी। इसीलिए एक लड़का जो वेंडर था वो उतरा पानी के अंदर गया ढूंढने के लिए, लेकिन अंदर इतनी गहराई है इसमें आगे जाके और कीचड़ है कि वो लड़का जो है ना ज़्यादा उसमें नहीं जा पाया। यहाँ फायर वालों ने प्ली ली कि अंदर जो है सरिये थे। अरे तो क्या हो गया, सरिये थे, तुम इसी बात के लिए तो ट्रेंड हो, इसी के लिए तो तुम्हें रस्सी बांध। पुलिस कुछ कर सकती थी उस सिचुएशन में? क्या वो इंटरवीन कर सकते थे फायर ब्रिगेड की कार्रवाई में, या वो पुश कर सकते थे कि नहीं आप जाइए, कुछ भी कीजिए, रिस्क लीजिए, बच जाइए? हाँ, पुलिस के जिम्मेदारी तो बनती है कि उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, रेस्क्यू की ट्रेनिंग उनको भी होती है, वो भी जा सकते थे। लेकिन अब क्योंकि लाइफ जैकेट उनके पास नहीं थी, BA सेट नहीं थे, ये आप बहाना उनका सुन सकते हैं, लेकिन वो इतना ही कर देते कि यहाँ जो रोड सेफ्टी के अरेंजमेंट कर देते, लाइट का कर देते, या एक पुलिस का सिपाही की पेट्रोलिंग की गाड़ी खड़ी कर देते, इट वॉज एनफ। तुषार को तो हम नहीं बचा पाए, लेकिन भविष्य में ऐसा कोई हादसा ना हो, ऐसे सिस्टम की लापरवाही का कोई शिकार ना हो, उसके लिए जरूरी कदम बताइए सर, क्या करना होगा? देखिए, इसके लिए जैसा अभी इन्होंने ये लगाए, थोड़े बैरिकेड्स लगाए, तो यहाँ परमानेंट सेफ्टी के सॉल्यूशंस का ये लगाना चाहिए। दूसरा, ये जिस बिल्डर को अलॉट किया गया है उसके ऊपर नेग्लिजेंस का केस लगाना चाहिए 101%। और इसके अलावा जो है ये पानी जल्दी से जल्दी पंपिंग के द्वारा निकाल देना चाहिए, जहाँ पर आउट कर दें पानी को, और यहाँ से लेवलिंग करवा देना चाहिए। और ये सेफ्टी के जो वॉल बनाई गई है, ये मजबूत वॉल बनानी चाहिए। ये एक्चुअली कि बहुत टेम्परेरी काम किया गया है। और दूसरा, बोर्ड लगा देने चाहिए, लाइट्स लगा देने चाहिए, रेडियम के टेप्स आते हैं वो लगा देना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए ये मौके से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। नवीन जी ने भी हमें बताया कि किस तरह से इस हादसे से युवराज की जिंदगी को बचाया जा सकता है। कहते हैं कि पिता के कंधे मजबूत होते हैं, लेकिन बेटे की अर्थी का बोझ वो भी नहीं उठा सकते। जवाब देना होगा कि आखिर युवराज की जो मौत हुई है सिस्टम की लापरवाही से, उसकी जिम्मेदारी कब तय होगी, कब इंसाफ होगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Hello Moto,
Motorola, India's leading AI smartphone brand. Motorola Edge 70, India's only ultra-thin phone with 3x50 MP cameras. Grab Motorola Edge 70 today. और एसडीएम यहाँ पर दौरे के लिए आए हैं। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत ही दर्दनाक ये हादसा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या प्रशासनिक लापरवाही पर आप कहेंगे? अभी इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी हम लोग देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ से एक्सीडेंट के बाद पर्याप्त मदद नहीं मिल पाई युवराज को, वो बच सकते थे। अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी हम लोग पर अब तक की कोई जांच में या कार्रवाई में क्या कुछ सामने आया? मौत हो गई, आप टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे? क्या ये सिस्टम का फेलियर नहीं है? क्या इसको आप सिस्टम का फेलियर नहीं देखते हैं? एसडीएम साहब, सीधा सवाल है आपसे, एनडीटीवी सीधा सवाल कर रहा है आपसे, क्या ये आप इसको सिस्टम का फेलियर नहीं देखते हैं? अटर नेग्लिजेंस नहीं लगती है आपको? क्या प्रशासन के नेग्लिजेंस की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है? एसडीएम साहब ये बताइए कि प्रशासन के नेग्लिजेंस की वजह से ये हादसा नहीं हुआ है क्या? प्रशासन के नेग्लिजेंस की वजह से हादसा नहीं हुआ है? कोई टिप्पणी नहीं करूंगा मैं, कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जिम्मेदार कौन है फिर? आप सामने आया है, अब तक जांच तो की होगी इस मामले में? अब तक अभी कोई टिप्पणी मैं नहीं करने की स्थिति में हूँ। अभी जो चीजें हुई हैं वो बहुत दुखद है, जांच हो रही है अभी। लेकिन यहाँ पर ये पहला हादसा नहीं था, बताया जा रहा है इसके पहले भी 2 बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। एक ट्रक के साथ भी ऐसा हुआ था, जो दीवार टूटी है वो अब तक उसकी मरम्मत नहीं हुई है। इसके बारे में जांच की जा रही है और जो भी कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। सर, क्या और मौतों का इंतजार प्रशासन कर रहा है? कब कार्रवाई करेंगे सर? एसडीएम साहब ये बताइए कि एक इस शख्स की जो है जान चली जाती है, 27 साल युवक है ना, जिसके एस्पिरेशंस होती हैं, बहुत उम्मीद होती है, परिवार को उम्मीद थी। क्या लगता है आपको कि प्रशासन का फेलियर नहीं है? यहाँ पर नाले साफ नहीं थे, बारिश का पानी इकट्ठा था। बारिश तो आप देखें नोएडा में पिछले 10 दिनों से नहीं हुई है, सारे कारणों की जांच की जाएगी, सारे कारणों की जांच की जाएगी। सारे कारण आपके हिसाब से क्या क्या कारण रहा? अभी इसके बारे में ये महज एक हादसा तो नहीं है, ये तो आप मानते हैं? ये जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई और इसके किस पार्ट पे है? ये जांच का विषय, ये जांच का विषय है, ये जांच का। लेकिन अभी आगे आप क्या कदम उठाने वाले हैं? वो कार अभी भी वहाँ पर है, पानी भी भरा हुआ है, इसके लिए आप क्या करेंगे? लेकिन आगे क्या कदम उठाएंगे? हम जो यहाँ की स्थिति है उच्चाधिकारियों को अवगत कराएंगे और जो भी यहाँ की सुरक्षा के लिए हो सकता है वो हम करें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप सवालों से भाग रहे हैं। आप ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि क्या आपको लगता है ये महज हादसा था या प्रशासनिक लापरवाही ही युवराज की मौत की वजह बनी? लेकिन आप बताएंगे किसकी जिम्मेदारी किसकी, ये तो बताएंगे। ये जांच में जो जिसकी जिम्मेदारी होगी उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। जांच नहीं हुई है, सब प्रारंभिक प्राइमा फेसियल जांच भी नहीं हुई है। जी मैं देखने आया हूँ। 48 घंटे ज्यादा बीत चुके हैं। यहाँ पर 31 दिसंबर को भी केस होता है, एक ट्रैक्टर डूबता है, उसके बावजूद यहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं की, एक जो बेसिक चीज है वो भी नहीं की गई। बैरिकेड्स भी कल बताया जा रहा है। रियल टाइम रिस्पांस क्या है? इतनी देर से मदद क्यों पहुंची? रियल टाइम रिस्पांस ये जांच का विषय है, ये पूरी। और जो डिलीवरी बॉय कूदा था बचाने के लिए, उससे भी बताया जा रहा है कि अब बात करने नहीं दिया जा रहा है, सामने नहीं आया जा रहा है, पुलिस थाने ले जाया गया। थैंक यू मैडम। तो यहाँ पर आपने देखा एसडीएम पहुंचे हैं दौरे के लिए, लेकिन सवालों से बचते नजर आ रहे थे, सवालों पर खुलकर बात नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर अभी भी जो युवराज की कार है वो पानी में ही मौजूद है और यहाँ पे यही हम सवाल उनसे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आगे क्या कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जाएंगे। और आपको एक बड़ा अपडेट ये भी दे दें कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है युवराज की वो भी सामने आ चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक युवराज मेहता की मौत का कारण और तरीका मौत से पहले डूबने से दम घुटना और फिर कार्डियक अरेस्ट है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। ग्राउंड जीरो पर एनडीटीवी की टीम मौजूद है। अब खबरों में मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको अब हम बताते हैं गोवा सीरियल किलर के बारे में। देखिए, बीते हफ्ते जिस तरह से गोवा में हत्याएं हुई, अशोक यहाँ हम पहुंचते हैं और आपको गोवा से जुड़ी अब खबर दिखाते हैं। जिस तरह से रूसी डांसर और रूसी आर्टिस्ट की हत्या हुई, इस पूरे मामले में जो जांच
है वो तेज हो गई है और जो आरोपी है उससे जुड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। माना जा रहा है कि ये एक सीरियल किलिंग हो सकती है। इससे जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोवा की मर्डर मिस्ट्री में बड़ा खुलासा। रशियन गर्ल का आशिक निकला सीरियल किलर। पहले प्यार के जाल में फंसाया, फिर मौत के घाट उतारा। गोवा, जहां लोग सुकून और आजादी की तलाश में आते हैं, वहीं अब एक ऐसा खौफनाक सच सामने आया है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। जिस शख्स को विदेशी कलाकारों के बीच एक फायर शो परफॉर्मर और दोस्त माना जाता था, वही अब सीरियल किलर के शक के घेरे में है। 2 रशियन महिलाओं की बेरहमी से हत्या के बाद आरोपी ने खुद पुलिस पूछताछ में तीसरी हत्या का दावा किया है। इस मामले में गिरफ्तार रूसी नागरिक एलेक्सी लियोनोव ने पुलिस पूछताछ के दौरान दावा किया है कि जिन 2 महिलाओं की लाशें बरामद हुई हैं, वो उसकी कथित वारदातों की आखिरी शिकार नहीं है, यानी उसने और भी खून किए हैं। गोवा पुलिस सूत्रों के अनुसार 37 वर्षीय एलेक्सी लियोनोव को शुक्रवार तड़के गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले उत्तरी गोवा के अरम्बोल इलाके में उसकी कथित लिव इन पार्टनर एलेना कस्थानोवा की लाश मिली थी। एलेना का गला रेता गया था। गुरुवार रात करीब 9:15 बजे मकान मालिक ने कमरे में उसका शव देखा, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों ने महिला की चीखें सुनी थीं और मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। वो पहली मंजिल से कूदकर भाग गया था। शनिवार को आरोपी पुलिस को कोरेगांव गांव ले गया, जहां उसने दावा किया कि उसने असम की रहने वाली करीब 40 साल की एक महिला को नशीला पदार्थ देकर मार डाला। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि क्या ये दावा 14 जनवरी को पेरनेम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दर्ज संदिग्ध ओवरडोज के मामले से जुड़ा है और क्या आरोपी की इसमें कोई भूमिका थी। लिव इन पार्टनर एलेना कास्थानोवा मार चुका है। मित्र एलेना वानिवा की हत्या कर चुका है। 40 साल की महिला को मारने का दावा कर चुका है। आरोपी कई हत्या को दे चुका है अंजाम। खुलासे से पुलिस महकमे में हड़कंप। यही वो जगह थी जहां से जो आरोपी है वो कूदा था और यहां से फरार हो गया था। वहीं शनिवार को आरोपी पुलिस को कोरेगांव गांव के ले गया, जहां उसने दावा किया कि उसने असम की एक रहने वाली करीब 40 साल की एक महिला को नशीले पदार्थ देकर मार डाला। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि क्या ये दावा 14 जनवरी को पेरनेम सामुदायिक संस्था केंद्र में दर्ज संदिग्ध ओवरडोज के मामले से जुड़ा है या फिर नहीं। इस पूरे मामले में लगातार जो है वो कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश गोवा पुलिस कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई लगातार चल रही है। अभी तक 2 व्यक्तियों के मरने की बात सामने आई है। जो 2 रशियन नागरिक थी उनके मरने की बात सामने आई है। वहीं जो आरोपी रशियन है वो ये दावा कर रहा है कि उसने और भी कत्ल किए हैं। गोवा पुलिस के सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपी बार बार अपने बयान बदल रहा है। साथ ही ये भी आशंका है कि वो साइकोट्रोपिक ड्रग्स के असर में है, इसलिए उसके हर दावे की गहन जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब आपको कुछ और महत्वपूर्ण खबरें दिखाते हैं। ये खबर है यूपी के झांसी से, जहां हत्या की एक वारदात ने सनसनी मचा दी है। एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रही अपनी पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर दी। कैसे हुआ इस हत्या का खुलासा, देखिए। लिव इन पार्टनर की हत्या, नीले बक्से में बंद किया शव, गर्लफ्रेंड की हत्या कर जलाया, रिटायर्ड रेल कर्मी की खौफनाक साजिश। ये दिल दहला देने वाला मामला है उत्तर प्रदेश के झांसी का। रेलवे से रिटायर हो चुके एक कर्मचारी राम सिंह ने अपनी 35 साल की लिव इन पार्टनर प्रीति की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की ये कहानी इतनी खौफनाक है कि इस मामले से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। पहले से 2 शादियां कर चुके रिटायर्ड रेल कर्मी ने लिव इन रिलेशन में रह रही अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके शव को नीले बक्से में रखकर जलाया गया। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए शव जलाने के बाद उसकी राख को ठिकाने लगाने के लिए बोरियों में भरकर नदी में बहा दिया गया। इसके बाद बक्से को अपनी दूसरी पत्नी के घर बेटे की मदद से लोडर गाड़ी से भिजवा दिया। हत्या की इस पूरी प्लानिंग को जो भी सुन रहा है वो सन रह गया है।
ये मामला उस समय उजागर हुआ जब लोडर चालक को शक हुआ कि नीले बक्से में क्या है। लोडर चालक ने पुलिस को सूचना देकर बुलाया। लोडर चालक की सूचना के बाद जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने बक्से को बरामद किया। जब बक्से को खुलवाया गया तो सब चौंक गए। बक्से में कुछ हड्डियों के अवशेष और कोयले जैसी कुछ चीज थी। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया तो पता चला कि वो मानव हड्डियों के अवशेष थे। जिस महिला के घर ये बक्सा मिला उसका नाम गीता है, जो राम सिंह की दूसरी पत्नी है। राम सिंह दो पत्नियां होने के बावजूद तीसरी महिला प्रीति के साथ लिव इन रिलेशन में रहता था। ऐसा सामने आ रहा है कि वो राम सिंह से लगातार रुपयों की मांग कर रही थी और अभी तक वो लाखों रुपए ऐंठ चुकी थी, जिससे परेशान होकर राम सिंह ने प्रीति की हत्या कर दी। आरोपी राम सिंह के बेटे नितिन समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर है। पुलिस 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतका के पूर्व पति द्वारा प्रकरण में तहरीर दी जा रही है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी तथा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। जिस लोडर में ये बक्सा चढ़ाया गया था उसके ड्राइवर को शक हुआ कि ये सामान कुछ संदिग्ध हो सकता है और इस तरह से ये मर्डर का मामला खुला। बक्से में कुछ हमें ऐसा डाउट लगा कि उसमें कुछ वो हड्डियां हैं किसी की, उसमें मर्डर लग रहा था हमें किसी। यहाँ सीपरी से कोई पहाड़ है, वहां से उसने उठवाया। हम 3-4 लोग थे। उसने कहा कुछ नहीं है, हमारा घर का सामान है, लेकिन हमें शंका हुई तो हमने आप लोगों को बुलाया और बता दिया। प्रेमिका की हत्या करने वाले आरोपी रिटायर्ड रेलकर्मी राम सिंह की पहली पत्नी झांसी के नंदनपुरा में रहती है। करीब 30 साल पहले उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और दूसरी पत्नी के साथ दूसरे मोहल्ले में रहने लगा। दूसरी पत्नी भी पहले से शादीशुदा है, जो अपने साथ एक बेटा लेकर आई थी। शादी के बाद उसने दूसरे बेटे नितिन को जन्म दिया था। दूसरी पत्नी के बहू ने बताया कि बक्सा लाने से पहले ससुर राम सिंह मोहल्ले में बक्से को लेकर आए थे। जब बक्सा यहाँ आया और खुला तो सब कुछ सामने था। सामान उठवाने गए थे, वो भी गए थे संग। क्या लेके आए थे? बक्सा लेके आए थे नीला वाला। फिर क्या हुआ? उसमें देखा तो रखा था मट्टी अट्टी, उसमें का रखा था, का पता राख मांग डली थी, सब कुछ है उसमें। हड्डी पता सर जी, हड्डी सी लग तो रही थी, सब लोग कह रहे हड्डी थी। फिर क्या किया? कुछ नहीं, वो ले गए सर जी, पुलिस वाले आए, बस तय करके पास चले गए। घटना स्थल के पास रहने वाली पड़ोसी महिला ने बताया कि राम सिंह यहाँ 3-4 दिन से लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा था। अजीब सी गंध भी आ रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि शव को जलाया जा रहा था। 3-4 दिन से लेकिन कंटिन्यू लकड़ियां ला रहा था, गट्ठा बांध के। अच्छा। हाँ, 2-3 दिन पहले रात में ऐसी स्मेल सी आई जैसे कुछ जल रहा हो। तो ये बेहद चौंकाने वाला मामला यूपी के झांसी से सामने आया। इससे पहले कि हम आगे अपने अगले शो की तरफ बढ़े, एक बार फिर से अशोक से कहूंगी कि ये तस्वीरें आपको दिखा दें। ये वही रास्ता है, ये वही सड़क है जहां पर 27 साल के युवा इंजीनियर की मौत हो गई। सवाल खड़े हो रहे हैं और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले हादसे के 48 घंटे के बाद एसडीएम भी दौरे पर आए, लेकिन एनडीटीवी इंडिया के सवालों से वो बचते हुए नजर आए। ये सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं था, ये लापरवाही से लिखी गई मौत की पटकथा थी। सवाल कहीं उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि घना कोहरा तो छट जाएगा, लेकिन सिस्टम पर पड़ी धुंध कब साफ होगी। इसी सवाल के साथ दीजिए मुझे इजाजत। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर।